आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। इसमें है मानवीय अध्ययन, औपचारिक अध्ययन, अनुभववादी अध्ययन या फिर अवैज्ञानिक अध्ययन। तो उत्तर है ऑप्शन सी, अनुभववादी अध्ययन। दोस्तों, ये परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है। परंपरागत उपागम मानवीय अध्ययन, औपचारिक अध्ययन और अवैज्ञानिक अध्ययन है, जबकि अनुभववादी अध्ययन परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्या है। देखिए, एकता की समस्या, सरकारों की स्थिरता, नेतृत्व एवं जनसंवाद में कमी या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्याएं हैं। दोस्तों, राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत ये सभी समस्याएं आती हैं। एकता की समस्या, सरकारों की स्थिरता और नेतृत्व और जनता में संवाद की कमी, ये सभी राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्याओं में शामिल हैं। आधुनिकीकरण का अभिप्राय क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, आधुनिकीकरण का अभिप्राय लोगों के विचारों और मूल्यों में परिवर्तन से है। और जब कोई समाज परंपरागत मूल्यों और विचारों को छोड़कर आधुनिक मूल्यों, विचारों, अभिवृत्तियों को अपना लेता है, तो ऐसे समाज को आधुनिक समाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण का कौन सा मौलिक तत्व नहीं है। देखिए, विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं, बढ़ती हुई राजनीतिक सहभागिता, केंद्र और परिधि के मध्य बढ़ती हुई अंतःक्रिया या घटती हुई बुद्धिसंगतता। तो सही उत्तर है घटती हुई बुद्धिसंगतता, ये आधुनिकीकरण का मौलिक तत्व नहीं है। जबकि ऐसी व्यवस्था जिसमें राजनीतिक संरचनाएं विभिन्नीकृत होती हैं, सहभागिता बढ़ती है और केंद्र और परिधि के बीच अंतःक्रिया बढ़ती है, ये सभी आधुनिकीकरण के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से डेविड ईस्टन किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते थे। तो यहाँ पर देखिए, विलियम डनिंग, लियो स्ट्रास, चार्ल्स एज मैकलिविन और जॉर्ज सेबाइन। तो दोस्तों, लियो स्ट्रास। देखिए, डेविड ईस्टन लियो स्ट्रास को इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं। और आप जान लीजिए, लियो स्ट्रास राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन के मध्य भेद करते हैं और उनकी मान्यता है कि ये दोनों ही राजनीतिक चिंतन के अंग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संस्थावाद ने जो अपनाया है वो क्या है। तो उत्तर है समाजशास्त्री उपागम। दोस्तों, अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संस्थावाद ने समाजशास्त्री उपागम को अपनाया है और समाजशास्त्री उपागम के प्रमुख प्रवक्ता जॉर्ज कैटलिन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद की प्रामाणिक आलोचना नहीं है। देखिए, ऑप्शन है, ये मुख्य रूप से व्यवस्था के अनुरक्षण से संबंधित है। वैचारिक रूप से ये रूढ़िवाद की ओर झुकी हुई है। समाज में शक्ति संबंधों का विश्लेषण करने के लिए यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं है और यह सिद्धांत पाश्चात्य पूंजीवादी व्यवस्था को विकासशील विश्व के लिए उपयुक्त बताता है। तो ऑप्शन डी, ये जो है संरचनात्मक प्रकारवाद की जो है प्रामाणिक आलोचना नहीं है। अगला प्रश्न है, जेम्स मार्च और जॉन पी ओल्सन का संबंध नव संस्थावाद की किस धारा से है। तो उत्तर है मानकीय संस्थावाद। दोस्तों, जेम्स मार्च और जॉन पी ओल्सन का संबंध नव संस्थावाद की मानकीय धारा से है। अगला प्रश्न है, एडवर्ड सिल्स द्वारा वर्णित राजनीतिक आधुनिकीकरण पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के किस रूप में एक विशेष विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो उत्तर है दोस्तों सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र। आप देख लीजिए, एडवर्ड सिल्स द्वारा वर्णित राजनीतिक आधुनिकीकरण पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के रूप में सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र एक विशेष विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सर्वाधिकारवादी धारणा शक्तियों को केंद्रीकृत राज्य की सर्वोच्च संस्था मानता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास के जिस लक्षण को लुसियन पाई समता कहता है, उसे आमंड द्वारा क्या कहा जाता है। तो उत्तर है सांस्कृतिक लौकिकीकरण। दोस्तों, राजनीतिक विकास के जिस लक्षण को लुसियन पाई ने समता कहा है, उसे आमंड पावेल ने सांस्कृतिक लौकिकीकरण कहा है। और आप जान लीजिए कि लुसियन पाई राजनीतिक विकास के 3 महत्वपूर्ण लक्षण बताते हैं: समानता, क्षमता और विभेदीकरण।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस विद्वान ने राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण और जन आधुनिकीकरण इन दो चरणों में वर्गीकृत किया है। तो ये हैं आइजेंस्टेड। दोस्तों आइजेंस्टेड ने राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण और जन आधुनिकीकरण नामक दो चरणों में वर्गीकृत किया है, जबकि आर्गेंस्की ने राजनीतिक विकास के 4 चरण बताए हैं। इसमें आदिमेकीकरण की राजनीति, औद्योगिकरण की राजनीति, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और समृद्धि की राजनीति शामिल है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि तुलनात्मक राजनीति, देखिए तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बताती है जो हमसे बेहतर या खराब काम करती है। बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि तुलनात्मक राजनीति ऐसे प्रश्न उठाती है और उनका उत्तर है देती है कि क्यों कुछ देश स्थिर और समृद्ध हैं जबकि कुछ अन्य नहीं हैं। तो इसमें दोस्तों आप देख लीजिए, ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सत्य है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। देखिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र और राजनीति के जुड़ाव का अध्ययन करती है, सही है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था एक देश की आर्थिक नीतियों की जांच करती है। तीसरा है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था उन हितों की जांच करती है जो एक देश की आर्थिक नीतियों को निर्देशित करती हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता या अवसान लाती है। ये आपका सही नहीं है। 1, 2, 3 आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा उपागम ये मानता है कि विनिश्चय निर्माता अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का कुशल प्रयोग कर सकते हैं। तो सही उत्तर है विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत। दोस्तों कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अध्ययन का विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत ये मानता है कि विनिश्चय निर्माता अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का कुशल उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नहीं काफमैन, देखिए एक विचारक है, काफमैन के द्वारा परिभाषित सुशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो आप देखिए नियम, चुनाव और प्रत्याह्वान की व्यवस्था, ये काफमैन द्वारा परिभाषित सुशासन में शामिल नहीं है। जबकि कानून का शासन और सरकार की कुशलता, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण, राजनीतिक अस्थायित्व और हिंसा का न होना, ये काफमैन के द्वारा परिभाषित सुशासन की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें आपको कोड के आधार पर बताना है कि कौन सा सही है। तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण राष्ट्रों, क्षेत्रों और व्यक्तियों के मध्य सांस्कृतिक विभिन्नताओं को समतल कर देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विश्व सरकार के रूप में राजनीतिक वैश्वीकरण आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण के एकीकरण के प्रभाव से बहुत आगे है, ये सही नहीं है। और तीसरा है आर्थिक वैश्वीकरण का निहितार्थ है कोई भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अलग द्वीप के रूप में नहीं रह सकती है। तो 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए राजनैतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं के विकास में किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। रोमन, ग्रीक, इजिप्ट या चाइनीज या पर्शियन ने। तो सही उत्तर है ग्रीक यानी यूनानियों ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं के विकास में ग्रीक दार्शनिकों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। इसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, आर्किमिडीज, यूक्लिड आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों राजनीतिक विकास का तात्पर्य किसके विकास से है। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शंस में देख लीजिए। राजनीतिक विकास का तात्पर्य राजनीतिक नेतृत्व से है। इसमें आप जान लीजिए कि विभिन्न परिवर्तनशील राजनीतिक मांगों और संगठनों को आत्मसात करने की योग्यता को राजनीतिक विकास कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन नवीन और परिवर्तनशील समस्याओं को सुलझाने का वो कौशल भी शामिल है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था जन्म लेती है। अगला प्रश्न है कौन सा राजनीतिक सामाजिकरण का एक कारक या एजेंट नहीं है। परिवार, स्कूल, मास मीडिया, धर्म और प्राकृतिक विज्ञान। तो सही उत्तर है प्राकृतिक विज्ञान। जबकि राजनीतिक सामाजिकरण के प्रमुख कारकों में परिवार, स्कूल, मीडिया, राजनीतिक दल और धर्म ये सभी सामाजिकरण के कारक हैं। प्राकृतिक विज्ञान जो है राजनीतिक सामाजिकरण का कारक नहीं है।
अगला प्रश्न, आप जानते भी होंगे कि राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उत्तर है आमंड ने। दोस्तों, आमंड ने राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है और आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को मिश्रित और अमिश्रित राजनीतिक संस्कृतियों में विभाजित किया और अमिश्रित राजनीतिक संस्कृति 3 भागों में है: संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति। अगला प्रश्न है दोस्तों, द पावर एलीट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सी राइट मिल्स। दोस्तों, सी राइट मिल्स द पावर एलीट पुस्तक सी राइट मिल्स द्वारा लिखी गई है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया कार्ल मैनहीम की पुस्तक है। द रूलिंग क्लास मोस्का यानी गिटानो मोस्का की पुस्तक है। पॉलिटिकल पार्टीज और देखिए आप देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिचल्स की, पॉलिटिकल एलिट ग्रैंट चेरी की और द मैनेजरियल रेवोल्यूशन ये जेम्स बर्नहेम की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संस्थागत समूह की खास विशेषता है? देखिए, संस्थागत समूह परंपरागत निष्ठाओं पर आधारित होता है। संस्थागत समूह समान हितों और आकांक्षाओं द्वारा चिन्हित होता है। संस्थागत समूह साझे मूल्यों और आदर्शों की वृद्धि करता है और संस्थागत समूह सरकारी तंत्र का भाग होता है। तो सही उत्तर है, संस्थागत समूह सरकारी तंत्र का भाग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैब्रियल आमंड के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, सरल व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं और ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लूसियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास के पहलू यानी एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक में राजनीतिक विकास की सही परिभाषा क्या बताई गई है? तो उत्तर है, लूसियन पाई ने अपनी पुस्तक राजनीतिक विकास के पहलू में राजनीतिक विकास की सही परिभाषा बताई है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल डायस द्वारा व्यक्त संचार सिद्धांत संचार के किस मॉडल से लिया गया है? देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें कि कार्ल डायस द्वारा जो संचार सिद्धांत है वो राजनीतिक संस्कृति मॉडल से लिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न है कि ईस्टन और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? ऑप्शन है, कुछ सत्तावादी शासनों को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास को आधार देने के लिए, व्यवहार दृष्टिकोण का सूक्ष्म विश्लेषण और राजनीतिक समाजशास्त्र के बृहद विश्लेषण के बीच खाई पाटने के लिए, या फिर दमनकारी राजनीतिक शासनों के खिलाफ क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए और राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन ई आपका सही उत्तर है। ईस्टन और डेनिस के अनुसार राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक और राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है। अगला प्रश्न है, किसने राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया है? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए, नोम चोम्स्की और एंड हरमन ने। दोस्तों, याद रखिएगा कि नोम चोम्स्की और एंड हरमन ने राजनीतिक संचार के क्षेत्र में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण का विकसित किया है और राजनीतिक संचार उत्पादन, पारेषण और विनिमय की प्रक्रिया है। राजनीतिक जानकारी संरचनाओं की राजनीतिक गतिविधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका कथन है कि राजनीतिक संस्कृति और शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है? तो ये हैं लिजफर्ड। दोस्तों, लिजफर्ड की पुस्तक है डेमोक्रेसी इन प्रिविलेज्ड सोसाइटी। इसमें उन्होंने माना है कि राजनीतिक संस्कृति और शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलीट ने किसमें अभिजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया है?
तो उत्तर आप जान लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवाद के संबंध में सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलिट में अभिजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो अमेरिकी राजनीतिक चिंतक हैं सी राइट मिल्स। इन्होंने अपनी रचना में संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवाद में अभिजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया है। और मिल्स ने अभिजन को परिस्थिति या मनोविज्ञान के बजाय आर्थिक और सामाजिक संरचना के आधार पर गठित बताया है। उनके अनुसार अमेरिका में किसी भी समय की अपेक्षा शक्ति अधिक सीमित, अल्पसंख्यक और संकुचित वर्ग के हाथ में संकेंद्रित रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने ये कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल राजनीतिक व्यवहार को दर्शाना नहीं बल्कि ये भी दर्शाना होता है कि इसका क्या अर्थ है, और ये दर्शाने के लिए कि किसी प्रथा का क्या अर्थ है अथवा इसका क्या अर्थ होना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत उसको बदल सकता है जो वह है। तो ये G.H. सेबाइन का कथन है। G.H. सेबाइन की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी। और राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल राजनीतिक व्यवहार को दर्शाना नहीं बल्कि ये भी दर्शाना है कि इसका अर्थ क्या है, ये सेबाइन का कथन है। अगला प्रश्न है, 1960 में आमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का अनुप्रयोग किसका अनुप्रयोग था? तो सही उत्तर है ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा। दोस्तों आप जान लीजिए, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के ईस्टर्न द्वारा दिए गए मॉडल को निवेश निर्गत मॉडल कहा जाता है और आमंड और पावेल के द्वारा दिए गए मॉडल को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल कहा जाता है। और आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मौलिक रूप से ईस्टर्न की ही व्याख्या को स्वीकार किया है, लेकिन इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के संघटकों को लेकर ईस्टर्न से बहुत आगे बढ़ने का प्रयास किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है परंतु राजनीति अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। ये किसकी टिप्पणी है? तो उत्तर है ये सुम्पीटर की टिप्पणी है। सुम्पीटर की पुस्तक है द थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है लेकिन राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आप जानते हैं गैब्रियल आमंड। दोस्तों राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग गैब्रियल आमंड और सिडनी बार्बा ने किया था। इनकी पुस्तक है कि द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस 1963। इसमें इन्होंने 5 देशों ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी और मैक्सिको में लोकतंत्र की स्थिरता और अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव की समीक्षा किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है? देखिए, संज्ञानात्मक स्थिति निर्धारण, प्रभावकारी स्थिति निर्धारण, मूल्यांकन स्थिति निर्धारण या वैयक्तिक स्थिति निर्धारण। तो सही उत्तर है वैयक्तिक स्थिति निर्धारण। दोस्तों ये राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है। और आप जान लीजिए कि राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित सामाजिक दृष्टिकोण, विश्वास और मूल्यों से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। और अवधारणा की दृष्टि से हर देश की राजनीतिक संस्कृति, इसमें 3 प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं। एक तो आनुभविक अवस्थाएं या विश्वास, मूल्य, अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं। तो इस तरह से वैयक्तिक स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति का मूल भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी, तुलनावादी निम्नांकित में से किस पर बल नहीं देते हैं? देखिए, अल्प विकास, निर्भरता, साम्राज्यवाद या आधुनिकीकरण। तो सही उत्तर है आधुनिकीकरण। दोस्तों राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी, तुलनावादी विचारकों का मंतव्य है कि गैर पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाएं पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रियाओं से आधारभूत ढंग से भिन्न हैं, इसलिए इनके अध्ययनों के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का व्यापक और अधिक यथार्थवादी संदर्भ आवश्यक है। ये समझा गया कि नए राज्यों के तुलनात्मक विश्लेषणों में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यावरण के संपूर्ण संदर्भ को लेकर चलना आवश्यक है। और ये विचारक अल्प विकास, निर्भरता और साम्राज्यवाद आदि प्रत्ययों पर विशेष ध्यान देते हैं और आधुनिकीकरण को इससे अलग रखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता कौन है? तो आप जानते हैं कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल डीके दोनों ही सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
तो याद रखिएगा सैमुअल पी हंटिंगटन ने 1965 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके में आधुनिकीकरण और अपक्षय यानी पतन का सिद्धांत दिया है। और हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक क्षरण भी होता है और राजनीतिक अपक्षय का मूल कारण राजनीतिक संगठनों और क्रियाविधियों का संस्थाकरण न होना है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है बेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति की संस्कृति को बृहत्तर ढांचे में समझा जा सकता है और उन्होंने ये कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर किया। और कारण है क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः अतर्कसंगत था। तो दोनों सही हैं, ए और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, आप देखिए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि कथन है संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल सही है। कारण है क्योंकि उस कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों और अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा। तो सही उत्तर है ये आधुनिकीकरण सिद्धांत का मत है कि दोस्तों आधुनिकीकरण के अधिकांश सिद्धांतकार इस समाज के वैश्वीकरण और उदारीकरण के नज़रिए से देखते हैं। आधुनिकीकरण सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों और अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा। अगला प्रश्न है ये किसने कहा है कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागी राजनीतिक सत्ता को चलाने वाली किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। तो सही उत्तर है क्रेन ब्रिंटन। दोस्तों अमेरिकन विद्वान क्रेन ब्रिंटन ने अपनी पुस्तक द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन में क्रांति के बारे में विधिवत वर्णन किया है। ब्रिंटन के अनुसार क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। अगला प्रश्न है नव संस्थावाद किस पर बल देता है, आपको बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर है नव संस्थावाद जो है ये संस्थाओं पर न कि व्यक्तियों पर बल देता है। संस्थावाद व्यक्ति और समाज कल्याण के लिए और शांति कायम रखने के लिए व्यक्तियों पर विशेष बल देता है, वहीं नव संस्थावाद संस्थाओं पर अधिक बल देता है। अगला प्रश्न है राजनीतिक सामाजिकरण का संबंध किससे है। तो सही उत्तर है राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक विचारों की निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है, क्योंकि राजनीतिक सामाजिकरण या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुरक्षण और उसमें परिवर्तन किया जाता है। सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृतियों में शामिल किया जाता है, तभी राजनीतिक प्रत्ययों के प्रति उनके अभिविन्यास का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक सामाजिकरण का संबंध राजनीतिक विचारों की निर्माण प्रक्रिया से है। अगला प्रश्न है दोस्तों जन भागीदारी संस्कृति किससे संबंधित थी। तो सही उत्तर है जन भागीदारी संस्कृति का संबंध तत्कालीन साम्यवादी शासन से था। दोस्तों जन भागीदारी संस्कृति साम्यवादी शासन से संबंधित थी जो मूलतः 19वीं शताब्दी में प्रकाश में आई। जन भागीदारी संस्कृति उपभोक्तावादी संस्कृति के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई और यह ऐसी संस्कृति की बात करते हैं जिसमें कोई व्यक्ति सिर्फ उपभोक्ता भर नहीं बल्कि सहभागी भी है। अगला प्रश्न है किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया। देखिए पैरेटो, मोस्का, मिल्स या बर्नहम। तो सही उत्तर है बर्नहम ने। दोस्तों जेम्स बर्नहम ने अपनी कृति द मैनेजीरियल रिवॉल्यूशन 1941 में अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया है। बर्नहम ये बताने का प्रयास करते हैं कि समाजवाद की स्थापना का एकमात्र परिणाम ये हुआ है कि इन देशों में समस्त वास्तविक शक्ति एक अभिजन वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गई है। अगला प्रश्न है किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है।
तो उत्तर है शेल्डन वालिन। ये प्रश्न आपको इसलिए या ये विचारक आपको अलग लग रहे हैं क्योंकि ये यूजीसी नेट के हिसाब से जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है उससे संबंधित विचारक हैं। शेल्डन वालिन एक अमेरिकन राजनीतिक सिद्धांतकार और तुलनात्मक राजनीति के लेखक थे। 1969 में प्रकाशित अपने एक निबंध पॉलिटिक्स थियरी एज एवोकेशन में उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है। अगला प्रश्न है यसी फाइनर द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृतियों के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है। देखिए, परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति और मध्यम वर्गीय राजनीतिक संस्कृति। तो मध्यम वर्गीय राजनीतिक संस्कृति इसमें शामिल नहीं है क्योंकि फाइनर द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृतियों के वर्गीकरण में मध्य वर्गीय राजनीतिक संस्कृति शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंटिंगटन आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा जाता है किसका। तो उत्तर है पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों और संस्कृतियों की उपस्थिति का ध्यान आधुनिकीकरण सिद्धांत में नहीं रखा जाता है। दोस्तों, सैमुअल पी हंटिंगटन एक अमेरिकी राजनीतिक वैचारिक और सलाहकार थे। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। और हंटिंगटन आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों और संस्कृतियों की उपस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न है कौन सा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों के बीच संबंधों का सूचक है। पहला है कि निष्कर्षणात्मक क्षमता, नियामक क्षमता, वितरणात्मक क्षमता और अनुक्रियात्मक क्षमता। तो सही उत्तर है अनुक्रियात्मक क्षमता। दोस्तों, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगत यानी इनपुट और निर्गत यानी आउटपुट के बीच संबंधों का सूचक अनुक्रियात्मक क्षमता है और जो आपस में एक दूसरे के पर आश्रित रहते हैं। डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण आगत और निर्गत के माध्यम से किया गया है। आगत स्टन के द्वारा समाज या पर्यावरण से आने वाली मांग और समर्थन है। निर्गत से अभिप्राय राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय और प्रकारों से है। और डेविड स्टन ने 1953 में प्रकाशित द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान में एक समान व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निवेश कार्यों के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। तो आप जान लीजिए निवेश कार्यों का जो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती, ये सबसे पहले होगा। उसके बाद हित अभिव्यक्तिकरण होता है। फिर आपका उसके बाद देखिए हित समुच्चयन होता है। उसके बाद आपका राजनीतिक संप्रेषण होता है। तो आप देखिए 4-1-3-2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4-1-3-2 देखिए इसमें थोड़ा सा सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक बार क्रम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती होता है, फिर हित अभिव्यक्तिकरण होता है, फिर आपका हित समुच्चय होता है और उसके बाद राजनीतिक संप्रेषण। तो राजनीतिक संप्रेषण तो 4-1-3-2 ऑप्शन देखिए 2 पहले आएगा। 2-4-3-1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। डेविड स्टन के अनुसार दोस्तों समाज या पर्यावरण से आने वाली मांग का समर्थन निवेश कार्य है और निवेश कार्य में राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती, हित अभिव्यक्तिकरण, हित समुच्चय और राजनीतिक संप्रेषण शामिल हैं। अगला प्रश्न है लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। तो समानता, समर्थता और विभेदीकरण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की ये सभी जो है मुख्य विशेषताएं हैं। राजनीतिक सामाजिकरण के प्रारंभिक अभिकर्ता या एजेंट कौन है आपको बताना है। तो प्रारंभिक में परिवार और सामाजिक वर्ग जो हैं दोस्तों, ये राजनीतिक सामाजिकरण के प्रारंभिक अभिकर्ता हैं। राजनीतिक सामाजिकरण में परिवार, स्कूल, समाज सबका योगदान पाया जाता है, लेकिन इसमें परिवार और समाज का प्राथमिक योगदान पाया जाता है। अगला प्रश्न है नीचे 2 सूचियाँ दी गई हैं। सूची 1 में प्रतिपादक और सूची 2 में अवधारणाएं हैं। तो आप देखिए इनका मिलान करना है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन की अवधारणा दी है।
पॉलिटिकल डीके की। इसके अलावा R.A. डहल ने बहुतंत्रीय लोकतंत्र की। यहाँ पर केनेथ बाउल्डिंग ने दोस्तों राजनीतिक अनुरूपण और फर्नेडो एच कार्डोसो ने संबंधित विकास निर्भरता की बात कही है। तो आप देख सकते हैं 3-4-2-1 3-4-2-1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉबर्ट डहल, इन्होंने पॉलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन पुस्तक लिखा है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। S.M. लिपसेट की महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिकल मैन है, बी का तीसरा। स्मिट कार्ल की पुस्तक जो है, स्मिट कार्ल की पुस्तक लीगैलिटी एंड लेजिटमेसी है। और इसके अलावा जो रोजल चार्ल्टन की पुस्तक है पॉलिटिकल रियलिटीज कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो सही सुमेलन हो जाएगा 2-3-1-4। देखिए 2-3-1-4 किस में है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये पीटर एच मार्केल की पुस्तक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, एस सैमुअल पी हंटिंगटन की पुस्तक नहीं, आमंड पावेल की पुस्तक है। द मैन ऑन द हॉर्सबैक, सैमुअल फाइनर की। और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, R.C. मैकरिटिस की। तो अन्य सभी जो विकल्प सही है, ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बी का सही उत्तर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे ये आमंड पावेल की रचना है, सैमुअल पी हंटिंगटन की नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में उनके प्रकाशन वर्ष को उनके क्रम के अनुसार लगाइए। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक ये 1921 में लिखी गई थी और इसके लेखक कौन है, जेम्स ब्राइस। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी दोस्तों ये पुस्तक 2015 में लिखी गई है और इसके लेखक कार्ल जे फ्रेडरिक हैं। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे तो 1913 में ए लॉरेंस लावेल के द्वारा लिखी गई है। और द अमेरिकन कॉमनवेल्थ दोस्तों ये पुस्तक 1888 में जेम्स ब्राइस के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले द अमेरिकन कॉमनवेल्थ आ जाएगा, यानी डी आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आपका आएगा पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, तो सी आ जाएगा। उसके बाद आएगा मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ए आएगा। और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, DCAB ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक शासन एवं राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, और इसमें हमने तुलनात्मक राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है। आगे के वीडियो में संविधान एवं संविधानवाद, परिभाषा और वर्गीकरण से संबंधित हम अलग महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।